बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का आरएएस भर्ती में बड़े घोटाले का दावा। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप, 40% लोगों का राजनीतिक दबाव में हुआ चयन। सत्ताधारी दल के लोगों से लोगों के प्रभाव मात्र आरपीएस ने जो घातमेल किया है उसमें करीबन 40% सिलेक्शन ऐसे हैं जो राजनीतिक दबाव में किसी अन्य प्रभाव में आकर कुछ लोगों का चयन हो गया। 2018 और 2021 के पेपर लीक करने का आरोप। बीजेपी सांसद मीणा का आरोप, आरपीएससी ने गलत लोगों का किया चयन। लेकिन आरएस पेपर 2018 और 2021 में करीबन 35 से 40% अयोग्य लोगों का चयन कर दिया। शिव सिंह और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन दीपक उप्रेती पर उठाए सवाल। किरोड़ी ने आरएएस 2018-2021 परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। रीट के मामले में मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपको बात साफ होना है तो रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 दोनों में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। बुधवार को एसओजी में एफआईआर दर्ज कराएंगे किरोड़ीलाल मीणा। आरएएस भर्ती धांधली या सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। हाल ही में राजस्थान ने परीक्षाओं में नकल धांधली रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाया है और सरकारी पक्ष इस बात को लेकर मुतमईन है कि धांधली अब बीते दिनों की बात होगी। लेकिन बीते दिनों में जो बातें हो गई हैं, यानी जो धांधलियां हो गई हैं, उनका भूत अभी बहुत जल्द जिम्मेदारों का पीछा छोड़ता नजर नहीं आता। रीट के बाद अब आरएएस परीक्षा की धांधलियां सवालों की जद में हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने जो दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं वो किन अधिकारियों, पदाधिकारियों, नेताओं की नींद उड़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर हम बात करेंगे कि रीट के बाद क्या अब आरएएस परीक्षा बवाल का सबब बनेगी। आरएएस में धांधली के आरोप सही या केवल सियासी पैंतरा, और असल मुद्दों से भटकाने की जुगत के जो आरोप अब कांग्रेस लगा रही है पलटवार करते हुए, उन आरोपों में कितना दम है। राज्यसभा सांसद और भाजपा दिग्गज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने इस मामले को उठाया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं हमारे साथ ललित के पंवार साहब, प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिनी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किरोड़ीलाल मीणा जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? डॉक्टर मीणा साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है जी। आपने वैसे तो पूरा ब्यौरा दिया, किस तरह की धांधलियां हुई, आपने आरोप लगाए, लेकिन बहुत संक्षेप में समराइज कर दीजिए इस बहस की शुरुआत में, ताकि उन मुद्दों पर बातचीत की जा सके। डॉक्टर मीणा जी। इसमें ये है कि जो चेयरमैन थे शिव सिंह राठौर, उन्होंने ट्वीट किया जिसकी ट्वीट में मेहरानगढ़ का मामला डाला जी। तो मेहरानगढ़ का मामला देने के बाद प्रश्न पत्र में आ गया, उसका 10 नंबर है। उन्होंने ये डाल के गोपनीयता भंग की है जी। दूसरा, उनको एडॉप चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद में धर्मेंद्र राठौर को मिले, धर्मेंद्र राठौर को देते हैं आरपीएससी के चेयरमैन को भंग जाना चाहिए, तो गए समस्या बढ़ा है। तीसरा, आरपीएससी के चेयरमैन ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से अपने हिसाब से बोर्ड बनाया, और ये मुख्यमंत्री जी ने मेरी सूचना के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने चेयरमैन है तो बहुत ईमानदार चेयरमैन है, और फिर ये चेयरमैन बन गए। इन्होंने जो सब सत्ताधारी दल के विधायक, जिसमें मैंने वो नाम बताया है, अपना गौरव पूनिया जी, जो अन्य मंत्री तत्कालीन विकास राज्य के बेटे का साला है, ठीक है, और उनके परिवार के, और दूसरा 10 और जो आगे से सिलेक्ट हुए हैं जी, वो 13, 14, 16 में सिलेक्ट हुए हैं, जिसकी चेयरमैनशिप श्रीमान शिव सिंह राठौर ने की थी।
हाँ। एक आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने सभी को मीटिंग बुला के ये कहा था कि जो एक्सपर्ट आते हैं उन एक्सपर्ट को भी नंबर देने का अधिकार होना चाहिए, जिसकी बगावत शिव सिंह जी की अगुवाई में की गई और सारे जो मेंबरान थे आरपीएससी को नहीं माने और आखिर में एक्सपर्ट को नंबर देने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिला। सब अधिकार इन्हीं के पास रहा, जिससे उन्होंने मनमानी की और चाहते लोगों को मनचाहे नंबर देकर आरएस में सिलेक्शन करवाया। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आऊंगा आपके पास, एक बार टिप्पणी ले लूं डॉक्टर प्रदीप जी की कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद आता हूं आपके पास। बोलिए प्रदीप जी। देखिए, मैं किरोड़ीलाल जी जो भी मुझे संदर्भ में जो कहा है वो मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जो आमतौर पे आज मैंने अभी देखा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि जितनी भी उनकी आशंकाएं और संभावना उन्होंने बात की है वो उनके तथ्यों में उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक राजनीति करने का एक स्टाइल है कि वो आंदोलन की राजनीति पसंद करते हैं। इसलिए क्या है कि उनकी अपनी एक विचारधारा और अपने एक विशेष वर्ग के फॉलोअर्स के लिए वो अपनी राजनीति करते हैं। अच्छा। वो हर मुद्दे पर एक आंदोलन की भूमिका की तलाश में रहते हैं और सवाल यह है कि उसमें जो वर्ग है, विशेषकर छात्र वर्ग जो उनके वर्ग से संबंधित है, उसको वो उद्वेलित करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो छात्रों की जो स्थिति है आज की वर्तमान में नौकरियों की कमी है और रोजगारों की कमी है, उसके बाद संभावना है, तो वो उन संभावनाओं पे उनको उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। सवाल यह उनके प्रति जो परीक्षा का जो सिस्टम है सरकार का, उस सरकार की विश्वसनीयता को भंग करने का प्रयास करते हैं। किरोड़ीलाल जी ने कभी किसी सिस्टम में कोई जितने भी आरोप आज तक सरकार में लगाए उनके तथ्यात्मक प्रमाण, जैसे पिछली बार उन्होंने दिया था तो सरकार ने एसओजी को जांच सौंप दी थी क्योंकि उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बात कर रहे हैं, सारे आरोप संभावनाओं पर लगाए हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि संभावनाओं तो होती हैं। अब जैसे उन्होंने आज एक आरोप लगाया कि 7 इंस्टीट्यूशन जो बच्चे पढ़ते थे इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, उनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन का इसमें बहुत भारी योगदान है। पूरी परीक्षाओं में 80% छात्र जो बैठते हैं वो छात्र सभी कोचिंग सेंटर में जाकर के अपने आप को तैयार करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो अच्छी शिक्षा देते हैं तो 80% छात्र उन्हीं में सेलेक्ट होते हैं। तो सवाल ये कहना कि साहब उन 200 से 300 छात्र पर्टिकुलर 7 इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए हैं, तो यह स्वाभाविक बात है कि अगर कोई मेहनत करेंगे, ईमानदारी से दक्ष उनका स्टाफ होगा और वो दक्ष सक्षम होंगे तो उनके बच्चे सेलेक्ट होंगे। लेकिन कोचिंग का ये टेम्परामेंट अभी नहीं, पिछले 25 साल से चल रहा है देश में। कोचिंग का सहारा लेकर छात्र प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठते हैं। सुनिए प्रदीप जी, बैठते हैं। प्रदीप जी सुनिए, अब आपने कहा कि उन्होंने उनके बातों में कोई तथ्य नहीं है जी। आपने कहा कि एक विशेष वर्ग को केवल उद्वेलित करने के लिए, वो वर्ग मुझे बताइएगा कौन सा वर्ग है? उनका अपना वर्ग है। क्या आरएएस परीक्षा? अरे आरएएस परीक्षा एक वर्ग तक सीमित है क्या? हर मुद्दे पर आरएएस परीक्षा या कोई भी परीक्षा किसी एक वर्ग की परीक्षा है क्या? किसी एक उनकी राजनीति शर्मा जी। प्रदीप जी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। क्या कोई परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा किसी एक वर्ग के लिए होती है क्या? हर वर्ग के बच्चे बैठते हैं ना, उनकी राजनीति एक विशेष वर्ग के लिए है, उनकी राजनीति के वर्ग के लिए है। और दूसरी बात, चलिए वो एक अलग बात हुई, वो एक अलग बात हुई, मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उनमें, जैसा उन्होंने कहा कि 18-21 के पेपर लीक हुए, 40% सिलेक्शन राजनीतिक दबाव में हुए, 6 लोग फला के भर्ती हुए, एमएलए के रिश्तेदारों का चयन हुआ, समझ में आ गई बात कि आप कह सकते हैं कि साहब इन सब के तथ्य नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो उन्होंने कागज प्रस्तुत किए, और मैं पूछूंगा किरोड़ीलाल मीणा जी से अभी इस बारे में सवाल कि सही उत्तर पर भी परीक्षार्थी को 0 अंक दिया, आरटीआई से प्रमाणित कॉपी है उनके पास, आरटीआई का कानून लाने का श्रेय आपको ही जाता है। गलत उत्तर पर कई परीक्षार्थियों को 2.5 अंक दिए, ये तो तथ्य है ना? देखिए, ये तो गलत नहीं है ना शर्मा जी? इस बात को मैं ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, इसको तो सही को मुझे भी सही कहना पड़ेगा, गलत को मुझे भी सही कहना पड़ेगा और आपको भी यही करना पड़ेगा। सुनिए साहब, एक परीक्षक एक प्रश्न पर 2 परीक्षकों से अगर आप उसकी जांच करवाएंगे तो उनका मतैकी भी अलग अलग होगा, उनका सिस्टम भी अलग होगा, उनका सोच भी अलग होगा। इसलिए दो परीक्षकों द्वारा किसी एक कॉपी की जांच करने पर समान अंक मिले, मैं समानता नहीं। पवार साहब आपको आवाज सुनाई दे रही है? ललित के पवार साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हाँ, नमस्कार आपको, नमस्कार आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार सर। हमारे साथ एक पैनलिस्ट हैं हमारे प्रदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनका कहना यह है कि परीक्षाओं में अगर किसी एक ही प्रश्न में एक परीक्षार्थी को एक ही उत्तर पर ज़्यादा नंबर दे दिए गए और एक को कम नंबर दे दिए गए तो ये परीक्षार्थी के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए वेरिएशन आ जाता है। क्या तकनीकी तौर पर ये बात सही है क्या? टेक्निकल ये संभव है, क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर जब 2 प्रोफेसर अलग अलग जांचते हैं, एक ही प्रश्न। हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। जब
एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग दो प्रोफेसर साहिबान जांचेंगे तो उनका अलग का असेसमेंट का जो किस पॉइंट को वो कितना पसंद करते हैं वो अलग हो सकता है। टेक्निकल इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब सवाल यह है सर कि सही उत्तर पर क्या 0 नंबर दिया जा सकता है? आधा दे दिया, 1 दे दिया, जो दिया सो दिया, लेकिन 0 नंबर दिया जा सकता है क्या सही बात पर, सही जवाब पर? और गलत उत्तर पर जो कि एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये गलत है, उस पर भी नंबर दिए जा सकते हैं क्या, भले ही आधा ही नंबर दिया जाए? कुमार साहब, आपको बात सुनाई नहीं थी शायद मेरी? हाँ, मेरे बीच में कोई और आवाज आ रही, कोई स्पीकर। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसकी सफाई में बताइए। सवाल आपने उनसे भी किया है, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि जहां प्रश्नों की बात हो रही है, मेरा आपसे फिर कहना यही है कि दो परीक्षक अगर करते हैं इस बात को लेकर के तो उनके मत अलग अलग हो सकते हैं, उनके सोच अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसमें ये वेरिएशन हो सकता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, आपकी टिप्पणी ले लूं इसके ऊपर। प्रदीप जी कह रहे हैं कि सही और गलत का पैमाना सबका अपना अपना हो सकता है, इसलिए वेरिएशन आ गया। किरोड़ी लाल मीणा जी। मेरा ऐसा है शर्मा जी, अगर कोई ये पूछे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, कौन सी है, तो प्रदीप जी ये कहते हैं जयपुर है, और भंवर साहब ये कहते हैं कि जयपुर है। तो प्रदीप जी को तो नंबर देते, लेकिन भंवर साहब को 0 नंबर देते। ये क्यों किया आरपीएससी ने? आरपीएससी एक ही मैं राजधानी बता रहा हूँ, 2 लोगों से पूछ रहे, एक दोनों जयपुर बता रहे हैं, एक को तो नंबर दे रहे हैं, एक को 0 दे रहे हैं। ये है मेरे पास कॉपी। एक ये है जिसमें बहुत गोले लगे हुए हैं, जिसको 2 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए, वो 6.5 नंबर दे रखे हैं। एक ये है जिसने सही जवाब दे रखा, वो कॉपी है मेरे पास, उसको 0 दे रखा। एक वो कॉपी है जिसमें गलत जवाब दे रखा है, उसको नंबर 2, 2.5 दे रखे हैं। एक वो कॉपी है जिसमें एन लिख रखा है, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अटेम्प्टेड, वहां 0 नंबर होना चाहिए। और 0 नंबर देने के बाद में उस कॉपी को भर लिया गया, और वो आदमी भर के हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने उसको कंसिडर कर लिया, तो उसको तो मौका मिलेगा। कॉपी कहां से मिली, किसने दी? जब जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसने एने अच्छे सवालों में लिख दिया, और बाद में कॉपी कैसे भरी, कैसे कोर्ट में उसने क्लेम कर दिया कि मेरे को नंबर दिए गए। कौन, कितनी बड़ी धांधली है, आप मानोगे नहीं मेरे इस बात को। मैंने कॉपी पेश की है मीडिया को। और प्रदीप जी नहीं मान रहे डॉक्टर साहब, प्रदीप जी इसके ऊपर कुछ कहने को बेहतर, बोलिए प्रदीप जी। आदरणीय, मेरा ये कहना है कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि जिसमें नंबर बदल दिए गए या उसमें नॉट एप्लीकेबल करने के बाद वो कॉपी भर दी गई, इसके बारे में कोई प्रमाण आपने दिया है कि जिस तरह की प्रैक्टिस हुई है? सवाल यह है, मेरा आपसे फिर कहना है कि चाहे जितने एग्जाम्स हो, जितनी बात हो, जिसमें परख होती है, उसमें जो सिस्टम बना होता है उसमें 1% एरर ह्यूमन प्रैक्टिस में होता है। कोई भी काम करेंगे जिसमें ह्यूमन फोर्स होगी उसमें एरर की संभावना लगभग 1% सिस्टम कोई भी नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि अगर ऐसे एरर हैं तो वो 1% के दायरे में पूरे जितने भी देश के परीक्षा सिस्टम है उन्होंने 1%। आदरणीय, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं उसमें इतना ही कहना है कि ह्यूमन एरर का 1% का चांस पूरी परीक्षाओं में हो सकता है, लेकिन आपने अगर ह्यूमन एरर की बात परीक्षा में चलती है क्या? जहां एरर फ्री होने की ही लड़ाई रहती है, जहां प्रतिस्पर्धा इस बात की होती है कि जहां ह्यूमन एरर है वहां फुल सिस्टम नहीं है। शर्मा जी, एक मिनट मिथिलेश जी बोलिए। शर्मा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर गलती की है तो वो कीमत मांगती है। अगर वाकई क्राइम हुआ है और उसके फैक्ट्स को एस्टेब्लिश कर देते हैं माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा जी, तो ये निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इसका एक मैं और चीज क्लियर कर दूं कि 73 ईयर हो गए आरपीएससी को बने हुए। आज तक कोई भी आरपीएससी जो मेंबर है उसका बेटा या उनके कर्मचारियों का बेटा आरएस नहीं बन पाया। अभी जो 3 मेंबर है उनके घर वालों ने एग्जाम दिए थे और फेल हो गए। तो एक चीज है। दूसरा एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जाम सिस्टम्स हैं उसमें जो एग्जामिनर्स लगाए जाते हैं, उस एग्जामिनर्स को अपॉइंट करने में पूरा जो फुल कमीशन होता है उसकी अप्रूवल होती है। और जो भूपेंद्र यादव जी थे उन्होंने तो बड़ा सिस्टम किया था,
जो अभी किरोड़ीलाल जी भी कह रहे थे, उन्होंने पहली बार जो इंटरव्यू बोर्ड में जितने भी प्रोफेसरान थे, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लेकर दिल्ली और बॉम्बे सब जगह से उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए और उनको पहली बार पावर दिया कि आप जो एक इंटरव्यू देने आ रहा है उसमें क्या योग्यता उसका आकलन कीजिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सवाल तो किस पे भी उठा सकते हो, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर आज हम कहें कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और उसमें मिसाइल से लड़ाई हो रही है तो 61 कैवेलरी क्यों है, घोड़ों की क्या जरूरत है? तो ये जो संवैधानिक ढांचा है उसको पूरा बनाया गया है। इसका पहला जो आरपीएससी चेयरमैन थे वो हाई कोर्ट के सीजे थे, एसडी बसु साहब। उसके बाद धीरे धीरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 50% लोग सार्वजनिक जीवन से आएंगे और 50% लोग आईएएस, आईपीएस और हाईकोर्ट जजेज आएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किरोड़ीलाल जी मीणा जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उनका 4.5 साल का कार्यकाल तो वसुंधरा जी के टाइम से था और वो इस मुख्यमंत्री की रेस में शामिल गजेंद्र सिंह शेखावत जी के निकट के लोग हैं। तो ऐसे में एक दूसरा सवाल जो उठता है, जो पॉलिटिकल एंगल इस स्टोरी का निकालें तो कहीं किरोड़ीलाल जी मीणा, कहीं वसुंधरा राजे जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी दोनों पर तो निशाना नहीं साध रहे। किरोड़ीलाल जी जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए मिथिलेश जी जो कह रहे हैं उसका, कि भाई अगर आरपीएससी में चूंकि सरकार नियुक्ति करती है इसलिए सरकार पर सवाल उठते हैं, तो आपकी सरकार के समय जो नियुक्तियां हुई थी उनका भी तो वो भी तो लपेटे में आ रहे हैं 2018 के मामले में। की नियुक्ति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समय कोई गवर्नर ऐसा सामने नहीं आया। गवर्नर घोटाला अनियमितता तो शिव सिंह राठौर ने अब की है, तो मैंने आपके सामने रखा है और उसकी जांच कराए, सीबीआई से कराए मुख्यमंत्री जी। तो मैं मानूंगा हाँ वास्तव मुख्यमंत्री पारदर्शी हैं, साफ सुथरे हैं। ठीक है, मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात भी कहिएगा, लेकिन जो आपने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जी इस मामले को उठा रहे हैं, किसी ने आज ये टिप्पणी की मिथिलेश जी, जिस टिप्पणी पर आपकी भी टिप्पणी चाहूँगा मैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी को तो जैसे किसान प्रकोष्ठ, जैसे व्यापार वाणिज्य प्रकोष्ठ, सीए प्रकोष्ठ, इसकी तरह एक संघर्ष प्रकोष्ठ भी बना देना चाहिए और उसका चेहरा किरोड़ीलाल मीणा को बना देना चाहिए। राजगढ़ हो तो वो आगे रहते हैं, करौली हो तो वो आगे रहते हैं, किसी और जगह कुछ और हो तो रीट का मामला उनका उठाया हुआ और अब आरएएस परीक्षा का। देखिए मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा जैसा कोई लड़ाका अभी है नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है। 6 बार अगला गिरफ्तार हो चुका है और तमाम जनता से जुड़े हुए इश्यूज उठाए, इस कड़वी सच्चाई को कोई भी आम राजस्थानी स्वीकार करता है। अब बीजेपी वाले कहें कि साहब संघर्ष वाला संघ है, आमागढ़ की पहाड़ियों पे चढ़ गए, अगर महुआ में कोई ब्राह्मण की हत्या हुई तो वहां जाके बैठ गए, राजगढ़ में बैठ गए, रीट वाले मामले में तथ्यों के साथ ली सरकार को परीक्षा रद्द करवाई, तो ये इनकी उपलब्धि है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आरएएस जो भर्ती है इसमें कहीं न कहीं कोई फुल प्रूफ सिस्टम होता है। इन्होंने एक शिवपाल सिंह शेखावत जिस पर आरोप लगाया कि वो लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं, गोविंद डोटासरा के नजदीक हैं, और आरपी सिंह, निश्चित रूप से मैं किरोड़ीलाल जी से कहूंगा कि वो जो वीसी सिलेक्शन कमेटियां हैं उसमें जांच करें कितने वीसी, अमरीका सिंह, आरपी सिंह, आप ऐसा आप सांसद हो तो दूसरी जनता यह भी पूछना चाहती है कि बिल्कुल पाक साफ अगर आप हैं तो ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया हो जिसमें मॉरल इंटीग्रिटी इंक्रीज हो और जो भी शिक्षा के मुखिया हैं, आरपीएससी मुखिया हैं, हाँ। उनमें ऐसे लोग नियुक्त किए जाएं जो वाकई इसके काबिल हैं। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी की नियुक्तियां क्यों करते हैं? दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओम बिरला जी की बेटी यूपीएससी में सेलेक्ट हो गई, वो क्या मामला है? पवार साहब आपको बात सुनाई दे रही है? उठ रही है जी, पवार साहब आपको बात सुनाई दे रही है? सर जो आरोप लगाए गए वो आपने सुने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुने होंगे, अभी ब्रीफ किया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। जो पॉलिटिकल स्कोर अगर कहीं सेटल हो रहा है किसी चीज़ से वो अलग बात है, लेकिन जो फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं और अब इसकी एसओजी में एफआईआर दर्ज कराने की बात है, जांच के दायरे में इसको लाने की बात है, आपको फैक्चुअली ये कहाँ स्टैंड करता हुआ लगता है मामला पवार साहब? इसमें जो माननीय सांसद महोदय ने और माननीय अन्य वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी है, मेरा इसमें अनुरोध यह है कि नॉर्मली क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फैक्चुअल, एक एनालिटिकल। फैक्चुअल में तो फैक्ट इज ए फैक्ट, जैसे माननीय सांसद महोदय ने कहा कि जयपुर है तो जयपुर है, वो उसमें अजमेर नहीं हो सकता, जो भी आंसर है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें मेरा अनुरोध यह है कि जो की जारी करती है ना आरपीएससी, उस की से अपनों को टैली करना चाहिए, और अगर किसी ने करेक्ट आंसर दिया है और वो की के हिसाब से सही है और फिर उसको 0 दिया गया है तो प्राइमा फेसाई ये गलत है, क्योंकि ठीक जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। जी।
डिस्कशन कहाँ होता है वो ब्लैक एंड जहाँ व्हाइट में, पे एनालिटिकल हो या ओपिनियन पूछी जाती है। भाई आपकी राय में मान लीजिए हिस्ट्री का प्रश्न है, ये सम्राट अकबर की या इसकी राजपूत पॉलिसी क्या थी, अब इसके जवाब में आप 5 पॉइंट लिखेंगे, कौन से 3 पॉइंट आपके एग्जामिनर को पसंद आते हैं एनालिटिकल। तो मेरा सबमिशन ये है कि जो माननीय सांसद महोदय ने बात उठाई, अगर फैक्चुअली उसको अपन टैली कर लें की से, और की से अगर वो मैच कर रहा है आंसर, तो अगर उसको 0 दिया गया तो वो गलत है। ठीक, एनालिटिकल में प्रदीप जी, डिस्कशन एग्जामिनर का ये होता तो है, ठीक है, उसको चलिए अपन फैक्ट्स क्वेश्चन के नहीं कर हिसाब से सकते। मामला कहाँ इसमें ठहरता है जाकर, माननीय सुप्रीम वो कोर्ट की अभी रूलिंग अभी है। इसकी जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन रीट के बाद में जांच भी हो गई, कानून भी बन गए, अब आरएएस की बात आ गई। उससे पहले सिलसिला है बहुत लंबा जो चला आ रहा है परीक्षाओं, चाहे बीजेपी सरकार के ज़माने से बात शुरू कर दीजिए आप। आम परीक्षार्थी के मन में इस तरह की जब बात आती है तो ये धारणा बनती है, हुआ नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ अलग बात है। आम परीक्षार्थी के मन में ये धारणा बन गई है कि कोई परीक्षा फूल प्रूफ होती ही नहीं, कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें धांधली नहीं होती हो, कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें पैसे नहीं चलते हों। यह धारणा बहुत बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या शासन प्रशासन की? देखिए शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है, और मैं इस बात को लेकर शायद हम सभी को चिंतित भी होना चाहिए कि जो युवा वर्ग है, जो रोजगार के लिए इस प्रतिस्पर्धी एग्जाम देता है, परीक्षाएं देता है, उनकी मनस्थिति को सोचिए कि परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, उनके पास संसाधन धन का इसमें व्यय होता है, उसमें उनकी मेहनत लगती है, उनका समय लगता है। उसके बाद जब परीक्षा संशय की स्थिति में आती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, मैं तो इसको कल्पना करता हूं। संशय की मैं स्थिति में कल्पना लाने करता हूं की कि ये है सबसे तो लाई बुरी जाएगी स्थिति उनके जीवन तो की होती इसका होगी। इलाज ये नहीं है कि उसको संशय के दायरे में नहीं लाएं, इसका इलाज ये है कि उसको संशय के दायरे में कोई ला ही ना सके, इस तरह से आयोजित करवाया जाए। देखिए इस चीज का बंदोबस्त किया जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सरकार ने प्रावधान किया है, सरकार ने अभी प्रावधान किया है और उन्होंने एक इसका क्लॉज बना के दंडात्मक व्यवस्था की है। सवाल है, सरकार पर प्रयास करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मनस्थिति पे जो छात्र हैं उनकी मनस्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, मैं समझता हूं ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। इस समस्या से तुरंत निपटाया जाना चाहिए। समय हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। के लिए उसको ढाल बनाया